क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर को यह कैसे पता चलता है कि उसे कैसे बढ़ना है, ठीक होना है, या हमारी आंखों का रंग क्या होगा? या शायद आपने डीएनए शब्द सुना है लेकिन आप नहीं जानते कि यह क्या है। तो चलिए हम डीएनए की रोचक दुनिया में प्रवेश करते हैं, वही चीज जो हमें जो हम हैं बना देती है। 1953 में दो शानदार वैज्ञानिक जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने विज्ञान की एक बड़ी खोज की, डीएनए की संरचना। इस खोज ने जीवन के रहस्यों को खोल दिया और हमें यह समझने का अवसर दिया कि पौधों से लेकर मनुष्यों तक सब कुछ एक मोलेक्युलर स्तर पर कैसे काम करता है। डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर के हर कोशिका में पाया जाने वाला एक अणु है। यह उन निर्देशों को वहन करता है जो हमारे कोशिकाओं को यह बताता है कि उन्हें कैसे कार्य करना है, बढ़ना है और पुनरुत्पन्न होना है। इसे अक्सर जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है और इसके अच्छे कारण हैं। डीएनए में वह आनुवंशिक जानकारी होती है जो हमें विशिष्ट बनाती है। डीएनए केवल हमारी कोशिकाओं को यह नहीं बताता कि उन्हें क्या करना है, यह उत्तराधिकारिता के लिए भी जिम्मेदार है। यह कारण है कि बच्चे अक्सर अपने माता पिता से मिलते जुलते होते हैं या कुछ विशेष गुण प्राप्त करते हैं। डीएनए में जो आनुवंशिक जानकारी होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रजातियां जीवित और विकसित रह सकें। डीएनए की एक अनोखी संरचना है जो इसे अत्यधिक शक्तिशाली बनाती है। यह एक मुड़े हुए सीढ़ी के समान दिखती है जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। इस संरचना में 4 रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। ये हैं एडेनिन ए, थाइमिन टी, साइटोसिन सी और ग्वानिन जी। इन न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम आनुवंशिक कोड बनाता है। यहां एक दिलचस्प बात है, ये न्यूक्लियोटाइड्स बहुत विशिष्ट तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है। ये जोड़े डीएनए की सीढ़ी के रंग्स बनाते हैं और यही वह कारण है जो डीएनए को जानकारी स्टोर और ट्रांसफर करने की क्षमता देता है। डीएनए केवल हमें यह नहीं बताता कि हम कौन हैं, यह वास्तविक जीवन में भी अद्भुत अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पर फॉरेंसिक विज्ञान में डीएनए का उपयोग कई अपराधों को हल करने में किया गया है, अपराधियों की पहचान करने से लेकर निर्दोष लोगों को मुक्त करने तक। एक प्रसिद्ध मामला है ग्रीन रिवर किलर गैरी रिडगवे का, जिन्हें उनके अपराधों से जोड़ा गया था डीएनए सबूत के माध्यम से। यहां तक कि अपराध के वर्षों बाद भी डीएनए ने उन्हें न्याय दिलवाने में मदद की। डीएनए का चिकित्सा में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। वैज्ञानिक डीएनए का उपयोग आनुवंशिक रोगों को समझने, इलाज ढूंढने और उपचार विकसित करने में करते हैं। इसे पारिवारिक वंशावली ट्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लोगों को अपनी आनुवंशिक जड़ों का पता चलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कहां से आते हैं, हम सभी का वही बुनियादी डीएनए संरचना साझा है। यह एक ऐसा संबंध है जो पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों को जोड़ता है, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े व्हेल तक। तो अगली बार जब आप यह सोचें कि आपको आप क्या बनाता है, तो याद रखें कि यह सब आपके डीएनए में लिखा है। यह सिर्फ विज्ञान नहीं है, यह जीवन का कोड है। डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वह अणु है जो सभी जीवों के विकास, कार्य और प्रजनन के लिए आनुवंशिक निर्देशों को वहन करता है। इसकी संरचना रोचक और जटिल है और आज हम इसकी संरचना पर एक करीबी नजर डालेंगे और जानेंगे कि यह इतनी अनोखी क्यों है। डीएनए की मुख्य संरचना इसकी प्रसिद्ध डबल हेलिक्स है। इसे एक मुड़ी हुई सीढ़ी या सर्पिल सीढ़ी के रूप में कल्पना करें। यही डीएनए का आकार है। इस सीढ़ी के स्टेप्स नाइट्रोजनस बेसिस से बने होते हैं और रेल्स शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बने होते हैं। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। डबल हेलिक्स 2 लंबी स्ट्रैंड्स से बना होता है जो विपरीत दिशाओं में चलते हैं। ये स्ट्रैंड्स नाइट्रोजनस बेस के जोड़ के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। यह हेलिकल संरचना न केवल स्थिर है बल्कि आनुवंशिक जानकारी को सहेजने के लिए अत्यधिक प्रभावी है। इसे एक मुड़ी हुई सीढ़ी के रूप में सोचें, जहां प्रत्येक रंग जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्देशों को वहन करता है।
शुगर फॉस्फेट बैकबोन डीएनए का बैकबोन उस मजबूत संरचना जैसा है जो पूरे अणु को एक साथ रखता है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन का मतलब है दो अणुओं की एक लगातार श्रृंखला जो डीएनए सीढ़ी के किनारे बनाती है। डीएनए में शुगर को डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। यह एक सरल शुगर है, जैसे खाद्य में पाया जाने वाला शुगर, लेकिन इसमें अन्य शुगर्स के मुकाबले एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए इसे डीऑक्सी कहा जाता है। फॉस्फेट ग्रुप एक अणु है जिसमें फास्फोरस और ऑक्सीजन होते हैं। इसे आप शुगर अणुओं को जोड़ने वाले पुल के रूप में सोच सकते हैं जो डीएनए की संरचना को मजबूत बनाता है। ये शुगर और फॉस्फेट अणु आपस में जुड़े होते हैं, जिससे डीएनए के पूरे अणु को एक मजबूत और लचीला बैकबोन मिलता है। नाइट्रोजनस बेस। अब आइए बात करते हैं डीएनए की सीढ़ी के रंग के बारे में। ये 4 नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं: एडेनिन ए, थाइमिन टी, साइटोसिन सी और ग्वानिन जी। ये बेस आनुवंशिक जानकारी को सहेजने और ट्रांसमिट करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक बेस दूसरे बेस से एक विशेष तरीके से जुड़ता है। एडेनिन ए हमेशा थाइमिन टी के साथ जुड़ता है। साइटोसिन सी हमेशा ग्वानिन जी के साथ जुड़ता है। यह जोड़ प्रणाली को पूरक बेस जोड़, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहा जाता है। ये बेस एक दूसरे से कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे डीएनए को खोलने और पुनः उत्पन्न करने या पढ़ने में आसानी होती है। वास्तविक उदाहरण: नाइट्रोजनस बेस के इस विशेष जोड़ का महत्व एक फॉरेंसिक विज्ञान में उदाहरण से समझा जा सकता है। डीएनए विश्लेषण आजकल अपराधों को हल करने में एक शक्तिशाली उपकरण बन चुका है। उदाहरण के लिए 1986 में ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध मामले में कोलिन पिचफोर्क को डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए अपराधों में फंसाया गया था। पिचफोर्क का डीएनए उन अपराध स्थलों पर पाए गए वीर्य से मेल खाता था। नाइट्रोजनस बेस के विशिष्ट जोड़ जैसे एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन के कारण डीएनए को सटीक रूप से मेल कराया जा सका और उसे दोषी ठहराया गया। यह फॉरेंसिक विज्ञान में डीएनए तकनीक का एक बड़ा मोड़ था। ये सभी कैसे मिलकर डीएनए अणु बनाते हैं? तो ये सभी घटक मिलकर एक डीएनए अणु कैसे बनाते हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन सीढ़ी के किनारों की तरह होते हैं, जबकि नाइट्रोजनस बेस रंगों की तरह होते हैं। डीएनए के प्रत्येक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी श्रृंखला होती है। एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए का निर्माण करने वाला बिल्डिंग ब्लॉक है और इसमें शामिल होते हैं एक शुगर अणु डीऑक्सीराइबोज, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजनस बेस ए, टी, सी या जी। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स विपरीत दिशाओं में चलते हैं और बेस जोड़ के द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। एडेनिन का थाइमिन के साथ और साइटोसिन का ग्वानिन के साथ विशेष जोड़ यह सुनिश्चित करता है कि जब डीएनए पुनः उत्पन्न होता है तो सही जानकारी अगले पीढ़ी तक पहुंचती है। मोड डबल हेलिक्स का मोड न्यूक्लियोटाइड्स के व्यवस्थित होने के तरीके से आता है। जैसे ही स्ट्रैंड्स मुड़ते हैं वे एक सर्पिल सीढ़ी जैसा आकार लेते हैं। यह मोड महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डीएनए को कोशिका के नाभिक में समाने में मदद करता है। यह इसके पुनरुत्पादन और सही तरीके से कार्य करने की क्षमता में भी भूमिका निभाता है। वास्तविक अनुप्रयोग: डीएनए की संरचना केवल एक वैज्ञानिक चमत्कार नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी है। यह संरचना डीएनए को आसानी से पुनः उत्पन्न करने की अनुमति देती है। जब कोई कोशिका विभाजित होती है, यह सुनिश्चित करती है कि आनुवंशिक जानकारी सटीक रूप से पारित हो। इसके अलावा यह वैज्ञानिकों को डीएनए को पढ़ने, डिकोड करने और यहां तक कि जीन इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक विज्ञान और चिकित्सा अनुसंधान जैसे तरीके से इसे संशोधित करने की अनुमति देती है। निष्कर्ष: सारांश में, डीएनए एक अद्वितीय अणु है जिसकी संरचना बहुत विशिष्ट है। डबल हेलिक्स, शुगर फॉस्फेट बैकबोन और नाइट्रोजनस बेस जोड़ एक सटीक तरीके से मिलकर आनुवंशिक जानकारी को वहन और संरक्षित करते हैं। यह संरचना डीएनए को स्थिर और लचीला बनाती है, जो शरीर में अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निभाने की अनुमति देती है। आज के लिए हम इस विषय को समाप्त करेंगे, लेकिन हम इस विषय को अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे, क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में चर्चा जारी रखें।